हमारा आज का जो टॉपिक है वो हिडन मार्कोव मॉडल में फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम है। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम में एक्चुअली हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मौजूद हो, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास एक लिस्ट मौजूद हो कि पिछले 8 दिन 10 दिन की जैसे उस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया था कि ह्यूमन के सैड या हैप्पी फेसेस मौजूद थे, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपके पास मौजूद है। या बुक की एग्जाम्पल के मुताबिक अम्ब्रेला मौजूद है या नहीं है, तो एक सीक्वेंस आपको मिला हुआ है। अगर ये सीक्वेंस मिला हुआ हो तो हमने क्या करना है, ट्रांजिशन और इमिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि इस एल्गोरिदम हिडन मार्कोव मॉडल में जो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इनको अपडेट करना है, इनको लर्न करना है और इनको अपडेट करना है। क्या हुआ था हमारे पास फिल्टरिंग में, असल टारगेट क्या था कि हमने फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी के अगर हमारे पास ये सीक्वेंस मौजूद हो तो हमें हिडन स्टेट्स चाहिए होती थी। जो लास्ट एग्जांपल्स में हमने किया था कि हमें हिडन स्टेट चाहिए होती थी, लेकिन इधर हमारे लिए इशू था डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दो सीक्वेंस को कैलकुलेट करना ओवर द मॉडल। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस यहाँ की प्रॉब्लम को जो हमने इनिशियल में देखी थी, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रही थी। इस कॉम्बिनेशंस को आसान करने के लिए हमने फॉरवर्ड एल्गोरिदम बनाया था। उस फॉरवर्ड एल्गोरिदम को हम के अंदर कुछ चीज़ें हम मॉडिफाई करके यहाँ पे आज डिफाइन करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड के अंदर भी, कि हमारे सामने ये एक मॉडल है, स्टेट्स हमारे सामने हिडन है, यहाँ S1 S4 तक लिखी हुई है, ये हम एज्यूम करते हैं हमारे सामने हिडन है। जो आउटपुट आ रहे हैं वो हमारे पास ये 5 अगर स्टेप हुए थे तो E1 से लेके E4 तक 5 डिफरेंट इमिशन या आउटपुट हमारे सामने आए हुए हैं। तो सीक्वेंस E1 से लेके E5 तक बन जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं हमारे पास टाइम स्टेप जो है वो टोटल T हो सकता है, और स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, N हो सकते हैं। कि हमारे पास एक स्टेट के अंदर टोटल कितनी वेरिएबल्स मौजूद हैं, कितनी स्टेट्स मौजूद हैं एक टाइम स्टेप पे। तो हमारे पास यहाँ 4 एग्जांपल हैं, लेकिन हम ये जनरलाइज करके कह रहे हैं कि N हमारे पास हो सकती हैं। आउटपुट जो है वो हमारे पास M डिफरेंट हो सकती हैं। हैप्पी और सैड फेस के अंदर हमारे पास 2 थी, और सीक्वेंस ऑफ एमिशन को हम राइट डाउन इस तरीके से कर रहे हैं, ई जहां से स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग टिल एंडिंग, बीच में कॉलम के तौर पे लिख रहे हैं। अजम्पशन हमारे पास यही है कि स्टार्ट में हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि एक्स टी गिवन एक्स टी माइनस 1 जो है, ये सारी हमें इनिशियली मालूम है, एज्यूम हमारे सामने यही है। इस मैट्रिक्स का जिसमें सारी मौजूद हों, हमने नाम दिया हुआ है ए। और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें हर स्टेट से एक एमिशन की प्रोबेबिलिटी है। कि हमारे पास रेन और सनी के केस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकती थी। एक ऑप्शन हमारे पास थी हैप्पी फेस, और एक था हमारे पास सैड फेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी के सनी से हैप्पी फेस, सनी से सैड फेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी और तमाम स्टेट के अगेंस्ट जब हम ये सारी मैट्रिक्स बनाएंगे तब उस मैट्रिक्स का नाम हम दे रहे हैं बी। और स्टार्ट में इनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, किस स्टेट पे हम मौजूद हैं, ये हमारे पास इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 या x0 हम कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास स्टार्ट की मौजूद है। अब हम कुछ नए फंक्शन डिफाइन आउट कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ये हमारे हेल्पर फंक्शन है। हेल्पर फंक्शन में क्या काम, एक फंक्शन बनाया है अल्फा आई विद बेस टी, यानी टाइम स्टेप टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल इस टाइम स्टेप T3 के ऊपर हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट वेरिएबल SI, यानी फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट वेरिएबल SI, यानी S3 पे अगर हमारी
होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है आफ्टर सीइंग द फर्स्ट टी ऑब्जर्वेशन, कि ये दो ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हों, ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन टी ऑब्जर्वेशन जो है वो हम कर चुके हों, तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो है इस S3 में होंगे, या अगर आई की जगह वैल्यू कोई और हो तो S1 में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा फंक्शन अल्फा थी आई जो है वो काम करेगा। अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली राइट डाउन कर रहे हैं इस फंक्शन को, कि ये हमारे पास एक जॉइंट फंक्शन है। अब जॉइंट फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सीक्वेंस फ्रॉम 1 टू टी, जैसे अगर हम यहाँ टी इक्वल टू 3 तक अगर कह रहे होते हैं तो हम इस S3 की बात करते हैं, टी इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो इस S3 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं 3 तक हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 टू 3 यानी 3 ये इमेशंस, अम्ब्रेला है अम्ब्रेला नहीं है अम्ब्रेला है, इन तीनों वेरिएबल ज्वाइंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 अगर हम अल्फा टी 3 की बात करें तो ये हमारे पास इमिशन 1 इमिशन 2 इमिशन 3 इनके कंबाइन ज्वाइंट विद प्रोबेबिलिटी फॉर S3। अब ये हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्टाइल में यूज होता है कि रिकर्सिवली कॉल होगा और एक बेस केस के ऊपर जाके ये काम स्टॉप हो रहा होता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन आउट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर बेस केस है, हम ये कह रहे हैं पहले पॉइंट पे मौजूद है, यानी पहले इस स्टेप पे मौजूद है, टी स्टेप जो है टी इक्वल टू 1 हमारे पास मौजूद है, तो क्या इनिशियल प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास स्टार्ट में मौजूद थी मल्टीप्लाई बाय उस स्टेट आई पे, उस स्टेट आई से जो भी हमारे पास इमिशन हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट बी आई, यानी फॉर एग्जांपल हम 2 की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम स्टेट S2 उसने जो हमारे पास इमिशन आ चुकी है E1 उस पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बी में से हम प्रोबेबिलिटी हासिल करेंगे मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास केस क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट वेरिएबल व्हेन वी आर एट टाइम स्टेप T1। और इसको दूसरे अंदाज में हम कैसे लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन गिवन x1, लेकिन यहां हम कैपिटल एक्स आई है पूरी डोमेन की बात नहीं कर रहे, हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल एक्स की जगह हम यहां सारे स्मॉल वेरिएबल लिख रहे हैं। अब ये हो गया हमारा बेस केस। अब किसी भी टाइम स्टेप पे, फॉर एग्जांपल यहां हम टाइम स्टेप T3 पे मौजूद हैं और S3 की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास केस कैसे आएगा कि हम ये कह रहे हैं कि टाइम स्टेप T पे तमाम जितने 1 से लेके n तक जितनी भी स्टेट्स मौजूद हैं उन सब पे, यानी उस एक T-1 अल्फा आई, ये हमने वैल्यूज लेनी है, यानी इन सब पे जो भी अल्फा की वैल्यूज मौजूद हैं टाइम स्टेप 2 पे, अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाए इनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ए आई जे जो है वो डिफरेंट है अल्फा से, तो ये क्या, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन आउट कर रहा है कि ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे, ये हमारे पास ये एरोज जो हैं ये आगे, ये दोनों मल्टीप्लाई इनका सम, जब ये सम कंप्लीट हो जाएगा तो इस स्टेट से जो टी स्टेप के ऊपर हमारे पास इमिशन आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस एग्जांपल में देखें हर स्टेट के ऊपर हमारे पास एक अल्फा मौजूद है और इसको मल्टीप्लाई किया उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, ये यहां सारे पहुंच गए तो ये हमने सम ले लिया। यहां सम लेने के बाद जब ये रिजल्ट आ गया सम होने के बाद, तो इस टाइम पे जो हमारे पास इमिशन हुई थी
आउटपुट आई थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमारे पास था फॉरवर्ड एल्गोरिदम जो हमने लास्ट के अंदर भी काम किया था, उसको जस्ट नए वेरिएबल के साथ डिफाइन आउट कर रहे हैं। फाइनल स्टेट पे हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तमाम सीक्वेंस की, तो हम यहां पे कैसे कैलकुलेट आउट कर रहे हैं कि एट द एंड जो हमारे पास ये तमाम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज आ चुकी थी, यानी अल्फा कैपिटल टी जे, तो इन सब को सिंपली सम करेंगे। व्यू नहीं हो रहा था, देख लें अभी भी। इनको सिंपली सम करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस, जिसमें ये हमारे पास अगर 5 एलिमेंट हैं तो 5 सीक्वेंस की आ जाएगी। तो हमने क्या करना है एट द एंड, सिंपल इनकी प्रोबेबिलिटी जो अल्फा टी जे हमारे पास कैलकुलेट आउट हो चुका है एट द एंड, तो उनको सिंपली सम अप कर देना। ये तो हमारे पास काम हो गया था फॉरवर्ड। जी सर ये फाइनल वाला एक दफा वो कर समझा दीजिएगा, उसकी समझ नहीं है। हमने हर पॉइंट पे ये कैलकुलेट आउट किया अल्फा की वैल्यू हर नोड के ऊपर, ठीक है। हर नोड पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं और फॉरवर्ड मूव होते चले जा रहे हैं। और हर नोड पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पिछले नोड पे जो अल्फा की वैल्यू थी मल्टीप्लाई की हमने किसके साथ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी से, प्रायर बिलीफ से न्यू बिलीफ पे, प्रायर बिलीफ हमारे पास बन गया, इमिशन को साथ मल्टी सम करने के बाद इमिशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बिलीफ बन गया आफ्टर इमिशन। ये हमने हर एक वेरिएबल के अगेंस्ट कर लिया, हर एक नोड के अगेंस्ट कर लिया, किसी भी टाइम स्टेप टी के ऊपर से। अब हम आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है, आखिरी पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो अब हमें क्या चीज एक्चुअल चाहिए थी, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस जो 1 से लेके टी तक गया था। अब ये कैसे कैलकुलेट, यहां फॉरवर्ड एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है कि हम यहां पे सिंपली सारों की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हुई हैं हर एक की अलग अलग, यानी ये अल्फा हमारे पास वैल्यूज आई हुई हैं हर एक की अलग अलग, हमने सिंपली इनको सम कर देना है। तो ये बन जाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस इन दिस हिडन मार्कोव मॉडल। ये हो गया वाया फॉरवर्ड एल्गोरिथम जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन यहां सिर्फ डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू उसे समझाने की कोशिश की है। अब यहां तक क्लियर है, क्लियर हो गया सारा। अब हम एक दूसरा नई चीज देख रहे हैं जो फॉरवर्ड के टोटली ऑपोजिट आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं बैकवर्ड हेल्पर फंक्शन। अब बैकवर्ड के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा की जगह हमने बीटा डिफाइन आउट कर दिया, उसी तरीके से हम कह रहे हैं स्टेट इसके अंदर कोई आई पे मौजूद है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्टेट एस आई पे मौजूद हैं एट टाइम टी, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है सीइंग द ऑब्जर्वेशंस जो कि स्टार्ट हो t+1 से लेके आखिर तक टिल द एंड। अब जैसे पिछली एग्जांपल हमारे पास थी कि अगर हम ये कहते हैं कि आज अगर हमारे पास रेनी डे है, ठीक है, अगर आज हमारे पास रेनी डे है और इसके बाद हमने 4 ऑब्जर्वेशन करनी है, ये टी टाइम स्टेप पे मौजूद है, t+1, t+2, t+3 से हम कहते हैं इससे आगे 3 स्टेप मौजूद है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम कहें कि अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला होगा और अम्ब्रेला नहीं होगा? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम t+1 till end given that we are in the state I
कि हम किसी एक स्टेट जैसे रेनी की स्टेट में मौजूद है एट टाइम स्टेप टी। ये हो गया ये फॉरवर्ड की तरफ कि आपको स्टेट मालूम है, अगली सारी ऑब्जर्वेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं। पहले आपके पास ये था कि आप एक स्टेट पे मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम रेनी पे हैं या सनी पे मौजूद हैं। तो अब तक जितनी ऑब्जर्वेशन हो चुकी है कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, नॉट अम्ब्रेला, तो क्या चांस है और हमारे पास कि हम इस वक्त रेनी डे पे मौजूद हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड पे था, ये हमारे पास बैकवर्ड पे कि हमें ऑब्जर्वेशन जो है बैकवर्ड में एक्चुअली पुरानी स्टेट के हिसाब से आगे लेके जाना है। फॉरवर्ड में हम ऑब्जर्वेशन पुरानी है और स्टेट जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम हो रही है वो आगे फॉरवर्ड पे मौजूद है। तब ये भी काम बिल्कुल उसी तरीके से फॉरवर्ड की तरह होगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन T+1 से लेके एंड तक से, हमने यहाँ पे एंड कैपिटल टी से लिखा हुआ है, हम स्टेट आई पे मौजूद हैं कि स्टेट आई पे मौजूद हैं और एंड तक की हमने जो इमिशंस होनी है कि आगे अम्ब्रेला आएगा नहीं आएगा, वो उसका सीक्वेंस जो है उसको प्रेडिक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हासिल करनी है। अब ये उल्टा वापस आ रहा है तो हमारे पास इसके रिकर्जन किस तरीके से होगा, तो इसका बेस केस एंड पे होगा, पर होगा। और वहां हमने इसको क्या दिया हुआ है कि ये वहां पे ये प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसे आगे कोई सीक्वेंस नहीं है, इसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो पूरी 1 के बराबर होगी। और इसका रेगुलर इंडक्टिव स्टेप्स हमारे सामने क्या आएगा कि किसी भी स्टेप टी के ऊपर, कि अगर हम किसी स्टेप टी पे मौजूद हैं तब हमारे पास ये किस तरीके से आएगा कि इमिशन यहाँ से जितनी ट्रांजिशंस जितनी हो रही हैं जितनी भी स्टेट पे, कि स्टेट एक स्टेट से जितनी भी एन स्टेट्स डिफरेंट थी तो उन सब पे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ए आई जे, और जे हमने रखा हुआ है 1 to n, आई फिक्स किया हुआ है जो हमारे पास ये वाला इसका आई मौजूद था, यहाँ हमारे पास इस डायग्राम में यहाँ से नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया है हर एक स्टेट से हर एक स्टेट से जो ये ऑब्जर्वेशन हो चुकी है टाइम स्टेप T+1 के ऊपर, टाइम स्टेप T+1 के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन हुई है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो ये वेरिएबल था T+ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सारा रिजल्ट एक स्टेट से, फिर उसके बाद इन सारों का सम, इन सारों पे सम, तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी कि हम स्टेट आई पे मौजूद थे और इससे आगे हमारा गिवन सीक्वेंस जो T+1 से T तक होगा ये इमिट करेगा। ये हमारे पास बीटा फॉर आई विद बेस T हमारे पास आ गया। यहां तक चीज क्लियर है? यस सर। दोनों ऑपोजिट चल रहे थे। यहां पे देखें, हम यहां फॉरवर्ड लेके आ रहे थे स्टेट की वैल्यू, यहां हम रिजल्ट जो वापस लेके आ रहे हैं वो वापस लेके आ रहे हैं, बैकवर्ड रिजल्ट वापस आ रहा है हमारे पास कि T+1 से वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हुई है और रिजल्ट आता हुआ कैलकुलेट होता हुआ BTI का यहाँ पे आके कैलकुलेट आउट हुआ है। अब इन दोनों को करने से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, उसके लिए हम कुछ और हेल्पर फंक्शन देख लेते हैं जो इनको कंबाइन कर रहा होगा। अब हमारे पास एक हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी इन स्टेट आई या जे एट टाइम टी, कि हम स्टेट किसी एक पे मौजूद है, से जे स्टेट पे मौजूद हैं और पूरा सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है 1 to T का। फॉरवर्ड में हमारे पास सीक्वेंस जो मौजूद था वो 1 to T था, ये हमारे पास फॉरवर्ड में था। बैकवर्ड में जो है था हमारे पास वो T+1 से लेके T था। इन दोनों को कंबाइन करके हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सीक्वेंस हमें मालूम है 1 to T, इन दोनों को कंबाइन, यानी T जो है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है,
टी जो है वो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है और हम ये कह रहे हैं दोनों हमें मालूम है, सारा सीक्वेंस हमें मालूम हो, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम स्टेट जे के ऊपर मौजूद हैं। गैमा हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेट जे गिवन पूरा सीक्वेंस, फॉरवर्ड सीक्वेंस भी और बैकवर्ड सीक्वेंस भी दोनों मौजूद हों, तब क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी। ये हमारे पास आ गया एक इस मजीद कंबाइंड हेल्पर फंक्शन। अब इसी को देखते हुए हमारे पास एक दूसरा है जीटा या जॉ हम इसको बोलते हैं। तो इसमें दो वेरिएबल हैं आई एंड जे। एक पे हमारे पास फॉरवर्ड आया था एस आई तक हम, और दूसरा एक स्टेट है हमारे पास एस जे, जिसके थ्रू हमने कैलकुलेट किया बैकवर्ड। और हम यहाँ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि अगर हम स्टेप टाइम टी पे मौजूद हैं एट स्टेट आई, के टाइम स्टेप टी पे हम स्टेट आई पे मौजूद हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जंप करेंगे स्टेट जे के ऊपर एट टाइम टी प्लस वन, अगर हमारे पास ये पूरा सीक्वेंस 1 to t मौजूद हो। ये जो हमारे पास था, यहां हम कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट जे एट टाइम टी। यहां हम कह रहे हैं कि अगर टाइम टी से टी प्लस वन जब जंप होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम स्टेट आई से जंप करके स्टेट जे पे चले जाएंगे, अगर हमारे पास पूरा सीक्वेंस जो है ऑब्जर्वेशन का वो मौजूद हो। तो यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह लिख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो है वो जे यहाँ आई है, आई है, या हम आई पे मौजूद थे, जंप करके हम जे पे चले जाएं। तो इसको हम कैसे डिफाइन आउट कर सकते हैं? तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे पहला पॉइंट तक हमारे पास मालूम हो चुका है अल्फा टी आई, कैसे? फॉरवर्ड एल्गोरिदम के थ्रू। यहां से हम जंप कर रहे हैं दूसरी स्टेट के ऊपर, तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टेट आई से स्टेट जे तक की ट्रांजिशन ए आई जे। फिर जब आप जे पे पहुंच चुके हैं और टाइम स्टेप टी प्लस वन हो चुका है, तब यहां पे क्या चीज इमिट हुई है, क्या चीज ऑब्जर्व हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गई। ये ट्रांजिशन हो गए एस वन टू एस जे। अब एस जे पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी जो हमें बैकवर्ड से मिली थी टी प्लस वन पॉइंट जे, इसके साथ हमने सिंपली ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सीक्वेंस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सीक्वेंस हमें एक तरीके से अभी हमने फॉरवर्ड में भी देखी थी कि अगर हमें पूरी सीक्वेंस एंड तक ही मालूम हो, पूरी सीक्वेंस एंड तक ही मालूम हो, तो वहां पे भी जाके सम अप कर सकते हैं। या दूसरे केस में जो हमारे पास ये ऊपर वाली न्यूमरेटर मौजूद है, इसमें सिर्फ एक ए आई से लेकर जे तक हमने मूव आउट किया है। अगर हम तमाम आई से तमाम जे तक मूव करें तो भी हमारे पास यही प्रोबेबिलिटी ऑफ अ होल सीक्वेंस जो है वो जनरेट आउट हो जाती है। तो ये जब हम काम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट हो जाती है फॉर बीइंग इन स्टेट आई एट टाइम टी, कि हम टी टाइम पे जब प्रोबेबिलिटी क्या थी और आई पे होने की, और टी प्लस वन पे जे पे होने की, कि अगर हमारे पास गिवन सीक्वेंस पूरा मौजूद है। अब इधर से हमारा लास्ट काम शुरू हो रहा है कि हमने अपनी जो ट्रांजिशन और इमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्सेस थी उनको अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे कर सकते हैं? कि हमने फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं कि किसी भी स्टेट पे अगर हम मौजूद हैं आई से जे पे, हमें मालूम हो जाए उसकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट आई टू जे, कि हमने आई से जे पे जाने की क्या एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन फॉर स्टेट आई। कि हम स्टेट आई में कितने चांस है कि हमारे पास हम उस पॉइंट के ऊपर मौजूद होंगे, उस स्टेट के अंदर मौजूद होंगे।
तो हम इसी को जो अभी हमने माइंड हेल्पर फंक्शन देखे थे इन्हीं के थ्रू ही जनरेट आउट कर सकते हैं यही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज दोबारा से, या उनको अपडेट कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे कि अभी हमने देखा कि हमने दो वेरिएबल्स देखे थे, एक हमारे पास गैमा था और एक हमारे पास जॉ था। ये हमारे पास क्या बताता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट जे एट टाइम टी। सिंबल थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन गैमा हमारे पास यह मौजूद था। और इसको हम क्या कह रहे हैं कि जितनी भी दूसरी प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन फ्रॉम आई टू जे, अगर हम इसका सम ले लें फॉर ऑल द स्टेट्स, फॉर ऑल द स्टेट्स हम सम ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट आई या टी। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जा सकता है। और इस केस में यहां पे हमारे पास सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही थी। अब यहां हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन लेनी है तो तमाम स्टेट्स के अगेंस्ट सम अप लेंगे, यानी टी टाइम के अगेंस्ट सम अप लेंगे। तो टाइम स्टेप 1 से लेके टाइम स्टेप t-1 तक जितना भी हमारे पास टाइम हो रहे थे, तो उस पे जो भी ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो रही थी उन सब का सम हमने यहाँ पे परफॉर्म ले लिया। ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट स्टेट आई। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट एस आई। और हमारे पास हमने पहले देख लिया था हमारे पास क्या था कि ये वैल्यूज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट एस आई टू स्टेट एस जे, लेकिन ये एक टाइम स्टेप पे था। हमने एक टाइम स्टेप की जगह हमने t1 से लेके t-1 स्टेप तक के जितनी टाइम स्टेप हुए थे सब पे वैल्यूज हर एक उतनी सारी वैल्यूज कैलकुलेट आउट की और उनका सम अप ले लेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गए। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हैं उसको अपडेट कर सकते हैं, जो हमने पहले स्टार्ट में ली थी, अज्यूम करके हमने ली हुई थी, उनको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इमिशन प्रोबेबिलिटीज को भी हम अपडेट कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम कि हम जब जे पे मौजूद थे, यानी कि यही काम हम कैलकुलेट आउट कर रहे थे, तो वहां पे हमने एक सिंबल वी के जो है वो ऑब्जर्व किया है। हर स्टेट पे चेक किया, उसकी वैल्यूज हमने जब वी के पे कैलकुलेट आउट हुआ उन सब का हमने सम अप लिया, डिवाइडेड बाय हमने कितनी दफा स्टेट जे के ऊपर हम मौजूद थे उसकी एक्सपेक्टेशन हमारे पास कितनी थी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिशन तो हमारे पास क्या कैलकुलेट आउट हो गया, न्यू वैल्यूज फॉर इमिशन प्रोबेबिलिटीज। अब अगर आपने हिल क्लाइंबिंग मेथड्स देखा हुआ है या ग्रेडियंट डिसेंट मेथड देखा हुआ है तो ये काम हमने बार बार परफॉर्म करना है और चेक करना है कि हमारे प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कितनी चेंज हो रही हैं। अगर तो हमारे पास ये मुसलसल चेंज हो रही हैं तो हम इंक्रीज, जैसे हम वैल्यूज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम उसी हिल क्लाइंबिंग मेथड के तहत इसे मुसलसल चेक आउट करेंगे। अगर तो हमारी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो हम इंक्रीज करते जाएंगे और वैल्यूज अपडेट करते जाएंगे टिल द टाइम हमारे पास चेंज आना बंद हो जाए, या एक थ्रेशोल्ड रख लें तो उस थ्रेशोल्ड के अंदर तक आके रुक जाए ये काम। तो विद इन दैट प्रोसीजर ये जो हम बार बार काम कर रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो अपडेट होती जाएंगी टिल द टाइम हमारे पास अपडेट होना रुक जाए। तो हमने क्या किया, इस सारे प्रोसीजर के थ्रू, फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम के थ्रू हमने लर्न की ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटीज और इमिशन प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन अ गिवन सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो थी वो सेम थी और जो स्टार्ट की ट्रांजिशन और इमिशन प्रोबेबिलिटीज थी उनको हमने हर स्टेप पे बार बार अपडेट करना है टिल अपडेट होना रुक जाए या विद इन थ्रेशोल्ड उनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो रह जाए।